हेलो स्टूडेंट्स। आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है और अब तक तो आपको वो पता चल भी चुकी होगी और वो है आरआरबी पीओ की जो नोटिफिकेशन है वो आ चुका है और 9 से 14 सितंबर के बीच में जो है इसकी एग्जाम होने वाली है। और एक गुड न्यूज है आपके लिए कि बैंकर्स लैब इस चैनल पे आपके लिए मैंने ये स्ट्रेटेजी बनाई है और मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूं कि अगर ये वीडियो 24 मिनट का जो वीडियो है ये अगर आप पूरा देखते हो और जो प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूं वो फॉलो करेंगे तो इस बार के आरआरबी पीओ में आपकी एक सीट तो कंफर्म है। इतनी गारंटी देता हूं। आपको सिर्फ एक चीज करनी है, जो प्लेलिस्ट में बनाने वाला हूं उसमें जो असाइनमेंट्स आपको दूंगा, जो वीडियोस बनाऊंगा वो सभी वीडियोस देखने हैं और जो एक्सरसाइजेस हर वीडियो के नीचे हम कुछ एक्सरसाइजेस देंगे पीडीएफ फॉर्मेट में और कुछ असाइनमेंट्स देंगे आपको, वो आपको सॉल्व करने हैं, वो प्रैक्टिस करने हैं। उतना अगर आप फॉलो करते हो रेगुलरली तो मैं गारंटी देता हूं कि इस बार आप आरआरबी पीओ जरूर बनोगे। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि आज का ये जो वीडियो है 25 मिनट का वीडियो सिर्फ पूरा देखना है एंड तक, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। तो आपको गारंटी देता हूं मैं कि आप इस बार आरआरबी पीओ जरूर बनेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करने से पहले, स्ट्रेटेजी बताने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, जैसे कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था, इस साल एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और वैकेंसीज। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वैकेंसीज। इस बार आईबीपीएस जो आरआरबी का एग्जाम कंडक्ट करेगी, रीजनल रूरल बैंक्स का जो एग्जाम कंडक्ट करेगी, उसमें पीओ और क्लर्क दोनों मिला के 15,337 वैकेंसीज उन्होंने डिक्लेयर की है। तो ये बहुत ही अच्छा नंबर है, बड़ा नंबर है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि एक आरआरबी पीओ में आप एक जो मतलब आपकी जो सीट है या फिर आपकी एक जॉब जो है वो कंफर्म करा ले आरआरबी पीओ में या फिर आरआरबी क्लर्क में, दोनों में से कोई भी एक जॉब। तो आज हम आरआरबी पीओ की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि आरआरबी क्लर्क तो एग्जाम बाद में होगा, पहले आरआरबी पीओ का एग्जाम होगा। तो 9 से 14 सितंबर तक की जो है वो एग्जाम कंडक्ट होने वाली है आरआरबी पीओ की। तो उसके स्ट्रैटेजी के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे आरआरबी पीओ के। तो सबसे पहले तो आपको गुड न्यूज बता दूं मैं, जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनकी इंग्लिश अच्छी है और जो इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं उनके लिए शायद ये गुड न्यूज ना हो, लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जिनका इंग्लिश जो है वीकर सेक्शन है। बहुत से मतलब ज्यादा से ज्यादा बच्चे इंग्लिश में ही वीक होते हैं। काउंटर रीजनिंग तो थोड़ा प्रैक्टिस करके उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, लेकिन इंग्लिश एक ऐसी चीज है कि जिसमें आपको बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता है। तो जिनका इंग्लिश सेक्शन वीक है उनके लिए जो गुड न्यूज है वो यह है कि आरआरबी पीओ में इंग्लिश सेक्शन है ही नहीं प्रीलिम्स में। ठीक है, तो चलिए ये गुड न्यूज है, तो ये अपॉर्चुनिटी हम समझ सकते हैं और इससे हिसाब से हम तैयारी करनी शुरू कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं अच्छे से और फिर इसको हम क्लियर कर सकते हैं। तो जिन लोगों का इंग्लिश सेक्शन वीक है वो आईबीपीएस पीओ में उनको बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, लेकिन आरआरबी पीओ में उतनी डिफिकल्टीज उनको नहीं होगी। तो मैं ये मान के चलता हूं कि जिनका इंग्लिश सेक्शन वीक है उनके लिए ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है और ये एक ही अपॉर्चुनिटी है, मैं ऐसा बोलूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। तो एक्चुअली जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया वेरिएंट होता है, स्टेट वाइज वेरिएंट होता है। तो मैंने जो एवरेज कट ऑफ देखी थी वो थी 55, मतलब सभी मिला के जो एवरेज नंबर मिला मुझे वो 55 था। मतलब ऑन एन एवरेज 55 का कट ऑफ हम वो पकड़ के चलते हैं प्रीवियस ईयर की। तो इस साल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 57 टू 60 का कट ऑफ जाएगा, उससे ऊपर तो जाएगा नहीं, 60 से ऊपर जाता ही नहीं है और 55 से नीचे भी नहीं आएगा। तो 57 टू 60 के अंदर हम कट ऑफ कंसिडर करके चल सकते हैं। और वैसे भी मैं इस चीज को ज्यादा मायने नहीं रखता, मेरे लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि जो 2016 में आईबीपीएस पीओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स का कट ऑफ भी 50 के आसपास था और उसका मेंस का कट ऑफ भी 50 के आसपास था। अब प्री जो होती है वो 100 मार्क्स की एग्जाम होती है और मेंस होती है 200 मार्क्स की, फिर भी दोनों एग्जाम का कट ऑफ सेम था 50। तो ये क्यों हुआ? तो ये डिपेंड करता है एग्जाम की डिफिकल्टी लेवल पे। ठीक है, तो मतलब आप एग्जाम में जब तक आप बैठते नहीं हो, जहां पे मतलब जो एग्जाम कंडक्ट हो रही हो, तो उसी वक्त आप डिसाइड कर सकते हैं कि कट ऑफ क्या है। उससे पहले तो कोई प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकता कि क्या कट ऑफ हो सकता है। लेकिन आरआरबी पीओ जो है अपनी स्ट्रेटेजीज चेंज नहीं करती है, मतलब अपने जो पैटर्न जो है उनका एग्जाम का ज्यादातर के चेंज नहीं करती है। तो हम उनका सिमिलर पैटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं और 57 टू 60 का जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कट ऑफ। फिर भी अगर आप एग्जाम में बैठते हो और अगर एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है और आपके हिसाब से पेपर नहीं आता है
तो बहुत से बच्चे पैनिक हो जाते हैं, तो वो आपको नहीं करना है। वहां पे एग्जाम में पैनिक नहीं होना है आपको, और जो आप प्रिपरेशन करके गए हो वो अच्छे से वहां पे अटेम्प्ट करना है, तो आप आसानी से जो है एग्जाम क्लियर कर सकोगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिर आरआरबी पीओ में सिलेबस क्या होता है। और सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं, स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाला हूं। तो स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट क्यों होती है? तो बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, वो साल साल, डेढ़ साल, 2 साल तक मतलब प्रिपरेशन करते हैं, और ऐसा नहीं है कि वो हार्डवर्क नहीं करते, वो हार्डवर्क भी करते हैं, दिन में 8-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, फिर भी उनका एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि वो थोड़ी सी पढ़ाई करके एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? दोनों में क्या डिफरेंस है? तो मैं आपको बता दूं कि एक ही डिफरेंस है, सिर्फ एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है स्ट्रैटेजी। जो कम प्रिपरेशन में अच्छी स्ट्रैटेजी बना के एग्जाम में बैठते हैं, उनका एग्जाम तुरंत क्लियर हो जाता है। और जो हार्ड वर्क करते हैं, बहुत ही लगन से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी अगर उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं है तो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। स्ट्रैटेजी के बिना एग्जाम क्लियर होता ही नहीं है, आप कितना भी हार्ड वर्क कर लो। तो इसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मेरी ही स्ट्रैटेजी फॉलो करो, आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, या फिर कहीं और से आप स्ट्रैटेजी ले सकते हैं, लेकिन स्ट्रैटेजी होनी जरूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि आपके पास टाइम कम होता है और क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने के लिए ज्यादा होते हैं, तो उसके लिए स्ट्रैटेजी तो बनानी ही पड़ेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है सिलेबस और एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए मैंने कुछ मतलब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस रखे हैं जो कि प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए थे आरआरबी में। तो लॉजिकल रीजनिंग का पैटर्न कुछ इस तरीके से था पिछले साल। जो डायरेक्शन सेंस का जो चैप्टर होता है वो पूछा गया था 2 मार्क्स के लिए। और डायरेक्शन सेंस जो चैप्टर है, मेरे हिसाब से डायरेक्शन सेंस चैप्टर सबसे इजी चैप्टर है लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में। और इसके लिए मैं कुछ ट्रिक्स के वीडियोस भी अपलोड करूंगा आने वाले समय में, तो आप इस चैनल पे बने रहिएगा। जो जो वीडियोस मैं आरआरबी पीओ के लिए अपलोड करने वाला हूं, उतने वीडियोस आप करेंगे, और जितने एक्सरसाइजेस मतलब जितने असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा, उसमें कुछ पीडीएफ्स दूंगा, कुछ क्वेश्चंस दूंगा उसमें सॉल्व करने के लिए, तो आप उतने वीडियोस देख के और उतने क्वेश्चंस अगर सॉल्व करते हो आरआरबी पीओ के लिए, तो मैं गारंटी देता हूं कि आप 100% इस बार की आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स क्रैक कर दोगे। तो सिर्फ फॉलो कीजिएगा मेरा चैनल, और जो जो वीडियोस मैं अपलोड करने वाला हूं और जो जो असाइनमेंट्स देने वाला हूं वो कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डायरेक्शन सेंस का वीडियो तो अपलोड करने वाला हूं, उसके साथ में कुछ क्वेश्चंस अपलोड करूंगा, 25 से 30 क्वेश्चंस होंगे, उतने सॉल्व कर देना है आपने, तो आरआरबी पीओ में आपको ये जो 2 मार्क्स है ये कंफर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो सेकंड जो टॉपिक है ब्लड रिलेशन। ठीक है, चलिए ब्लड रिलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट टॉपिक है, लेकिन उतना डिफिकल्ट नहीं जितना कि पजल, सिलोजिज्म और जो मिसलेनियस के क्वेश्चन होते हैं, उतना डिफिकल्ट नहीं है, आसान है ये भी। इसके लिए भी मैं एक वीडियो अपलोड कर दूंगा। और ब्लड रिलेशन का जो है 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था। तो डायरेक्शन सेंस में आपको 2 मार्क्स लेने हैं, ब्लड रिलेशन में 3 लेने ही लेने हैं। अगर बहुत ही एक आध जो स्टेटमेंट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसे वक्त पे आप एक आध क्वेश्चन स्किप कर सकते हो और 3 में से 2 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। लेकिन ब्लड रिलेशन और डायरेक्शन सेंस के जो मार्क्स है 5 आउट ऑफ 4, एटलीस्ट 4 तो आपको लेना है। अगर यहां पे आप 4 नहीं लेते हो तो फिर आपके लिए वो बहुत ही डिफिकल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है इनइक्वालिटी में से आता है, 5 मार्क्स के लिए इनइक्वालिटी में से आता है। बहुत से लोग इसे कंपैरिजन ऑफ रैंक्स भी कहते हैं, जो कि x ग्रेटर देन समथिंग ऐसा कुछ तो दिया हुआ रहता है, और बहुत से मतलब वेरिएबल्स कंपेयर किए रहते हैं, 2 वेरिएबल्स, 2 या उससे ज्यादा वेरिएबल्स कंपेयर किए रहते हैं, और उसके ऊपर क्वेश्चनिंग की रहती है। तो इसके लिए भी मैं आपको वीडियो अपलोड कर दूंगा, और बहुत ही आसान सी ट्रिक है इसके लिए मेरे पास, और वो ट्रिक अगर आप फॉलो करते हो तो ये 5 मार्क्स मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप 2 मिनट में ये 5 मार्क्स लेके आएंगे। तो वो वीडियो मैं अपलोड करूंगा, उसके लिए भी आप चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आएगा सिलोजिज्म। ठीक है, ये थोड़ा डिफिकल्ट जो है, ये थोड़ा डिफिकल्ट सेक्शन है। सिलोजिज्म का जो टॉपिक है वो थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट यानी डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। तो चलिए 5 में से 4 तो आप ले ही सकते हैं इसमें, फिर भी 3 या 4 तो ले ही सकते हैं, क्योंकि अगर एक आध स्टेटमेंट इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो आप गलत आंसर टिक नहीं करना है, क्योंकि यहां पे नेगेटिव मार्किंग होता है। तो गलत आंसर टिक नहीं करना है आपने। 5 में से 3-4 ले सकते हैं आप, और ज्यादातर के बच्चे सिलोजिज्म में 5 आउट ऑफ 5 लेते ही। ठीक है, तो इसके लिए मैंने अभी जो मतलब थोड़ा सा न्यू पैटर्न चल रहा है कि रिवर्स सिलोजिज्म पूछा जा रहा है, पहले कंक्लूजन दिया रहता है, उसके ऊपर से स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं। तो उस टाइप का एक वीडियो, 2 वीडियोस एक्चुअली मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दी है, तो वो भी आप देख सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा,
और जो बेसिक कंसेप्ट है उसके लिए भी मैं जो जल्दी आरआरबी पीओ की प्रिपरेशन के लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा, उसमें मैं सिलोजिज्म कवर कर दूंगा और वो वीडियो आप देखना ना भूलिए। वो वीडियो देख लेंगे आप तो सिलोजिज्म के 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। तो सभी के लिए मैं ट्रिक्स के वीडियोस अपलोड करने वाला हूं। और चलिए, ये जो मिसलेनियस पार्ट है इसमें कुछ अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पूछे जाती है, कुछ कोडिंग डिकोडिंग या बहुत से अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसमें ज्यादा फोकस नहीं करना है आपको। इसमें 10 में से जितने क्वेश्चंस आपको सॉल्व होते हैं उतने सॉल्व करो। जो मैं बता रहा हूं इतने, जो यहाँ पे जो मैंने आपको कंफर्म बताया था कि ये आपको करना ही है स्कोर, लेकिन इसमें मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा कि आपको स्कोर करना ही है। इसमें आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जो कम समय में जो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं वो सॉल्व कर दो। 5 6 7 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, ठीक है, लेकिन आपको एक्यूरेसी मेंटेन करना, 100% एक्यूरेसी होना मिसलेनियस के सेक्शन में। गलत अटेम्प्ट नहीं करना है। अगर आपको नहीं समझ रहा है तो कैंसिल कीजिए, मत सॉल्व कीजिए, स्किप कीजिए क्वेश्चन। लेकिन अगर समझ रहा है तो फिर वो 100% एक्यूरेसी सॉल्व कीजिए। गलत क्वेश्चन नहीं सॉल्व करना है मिसलेनियस के पार्ट में। तो चलिए नेक्स्ट सेक्शन, पजल। सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जो सिग्निफिकेंट फैक्टर मैं मान के चलूंगा लॉजिकल रीजनिंग का, वो है पजल। अब पजल डिफिकल्ट भी होते हैं, कंफ्यूजिंग भी होते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक चीज है जो कि बच्चों को पजल सॉल्व करने में डराती है, वो है एग्जाम में जो कंफ्यूज करती है, वो है यहां पे 4 टाइप के पजल्स पूछे जाते हैं। लीनियर पजल, सर्कुलर पजल, फ्लोर पजल और स्क्वायर पजल भी एक पूछा जाता है। तो यहां पे जो है, तो लास्ट ईयर एक्चुअली सर्कुलर जो पजल है वो नहीं पूछा गया था। लास्ट ईयर के एग्जाम में स्क्वायर पजल पूछा गया था, ठीक है। तो इस साल सर्कुलर भी पूछ सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि बहुत से बच्चे कंफ्यूज इसमें होते हैं, पजल में कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन कंफ्यूज इसमें होते हैं कि सॉल्व हमें लीनियर पजल करना है, सर्कुलर करना है, फ्लोर करना है, कौन सा पजल हमें सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन सिलेक्शन में ही कुछ बच्चे 2 या 4 मिनट गवा देते हैं, तो ये हमें नहीं करना है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, तो डिसाइड कैसे करेंगे कि कौन सा पजल हमें सॉल्व करना है। तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पे बताना चाहूंगा कि ये आप एग्जाम में डिसाइड नहीं करने वाले हो, ये आप डिसाइड करोगे प्रैक्टिस में। आप जब इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं पजल का, उस टाइम ही आप ये डिसाइड करने वाले हो कि आपका कौन सा जो पजल है आप जल्दी सॉल्व कर पाते हो और कौन सा ऐसा पजल है जिसमें आप स्ट्रक हो जाते हो, जिसमें आप अटक जाते हो, ठीक है। तो जिस पजल में आप अटक जाते हो वो पजल आपको सॉल्व नहीं करना है। जो पजल है कि जो आप 100% सॉल्व कर सकते हो कम समय में, उसको सॉल्व करना है। जैसे कि कुछ बच्चे, मैंने मतलब जब मैं टीचिंग करता था तो कुछ बच्चे मुझे आके कहते हैं कि सर सर्कुलर पजल कैसा भी आने दो, कुछ भी आने दो, इनवर्ड आउटवर्ड दोनों टाइप का आने दो, हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन फ्लोर पजल में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। तो ठीक है, तो आप सर्कुलर सॉल्व कीजिए। आपका अगर वो हैंड है, आपको अगर वो स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, अच्छे से आपको समझ में आता है, तो सर्कुलर सॉल्व कीजिए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लीनियर समझता है, सर्कुलर में नहीं समझता। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनको सर्कुलर समझता है, लेकिन अगर सभी जो टेबल पे बैठे हुए हैं सभी एक साइड फेसिंग कर रहे हो, जैसे सभी सेंटर में फेसिंग कर रहे हो, तो ही उनको वो समझ में आता है, ठीक है। अगर उसमें कहा गया हो कि कुछ बंदे जो है सेंटर फेसिंग है और कुछ आउटवर्ड फेसिंग है, तो उनको नहीं समझ में आता है। तो ये आप यहाँ पे प्रैक्टिस में ही डिसाइड करना है कि आपको कौन सा पजल सॉल्व करना है, ठीक है। और वहां पे जाके आपको देखना है कि सर्कुलर का पैटर्न कैसा है, इनवर्ड आउटवर्ड है कि इनवर्ड है, और उसके हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि आप कौन सा पजल सॉल्व करोगे, ठीक है। तो मैं कुछ वीडियोस इसके ऊपर भी बना दूंगा और बहुत सारी प्रैक्टिस आपसे करा लूंगा। कुछ इजी लेवल के पजल्स लेके, कुछ डिफिकल्टी लेवल के पजल्स लेके मैं आपकी प्रैक्टिस करा दूंगा, और आपको उसमें यह भी बता दूंगा कि आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है कि आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और वीक पॉइंट कौन सा है। तो बस आप चैनल पे बने रहिए, और जो जो वीडियोस मैं आरआरबी पीओ के लिए अपलोड करने वाला हूं वो सभी वीडियोस आपको देखना है। तो इस तरीके से आपका जो है लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन मैं क्लियर करा दूंगा, और लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन में 40 आउट ऑफ 35, 30 to 35 आपको 100% में स्कोर करके दूंगा 22 मिनट्स में। 20 या 22 मिनट में आपको मैं यहाँ पे 30 या 35 मार्क्स 100% स्कोर करा के दे सकता हूँ, ठीक है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि मतलब ज्यादातर के बच्चों को लॉजिकल रीजनिंग ही ईजी लगता है। तो अब बात आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की, ठीक है। जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सेक्शन है ये जरा डिफिकल्ट सेक्शन है, लॉजिकल रीजनिंग जितना ये इजी नहीं है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड डिफिकल्ट है, लेकिन एज कंपेयर टू लॉजिकल रीजनिंग क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है, एज कंपेयर टू लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा इसमें सीरीज, ये पूछा गया था, ये पिछले साल का जो मैंने आपके सामने रखा है सिलेबस, और ये जो पैटर्न जो मार्क्स पूछे गए थे जिनका वेटेज कितना दिया गया था, ये तो पिछले साल का,
ठीक है। और आरआरबी पीओ ज्यादा तक की चेंज नहीं करती, जैसे एसबीआई पीओ हर साल कुछ ना कुछ नया पैटर्न लेके आता है और आईबीपीएस पीओ उसे फॉलो करती है, वैसा आरआरबी पीओ में नहीं होता। आरआरबी पीओ ज्यादा तक के पैटर्न चेंज नहीं करती है, तो यही पैटर्न हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आरआरबी पीओ में इस साल भी, 2017 में भी। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा सीरीज के बारे में। सीरीज यानी नंबर सीरीज। तो नंबर सीरीज एक ऐसी चीज है जो कि आपको कोई पढ़ा नहीं सकता, मतलब कोई आपका लॉजिक डेवलप नहीं कर सकता कि ये कैसे नंबर सीरीज सॉल्व करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, एक चीज, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। तो अगर आप इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतने जल्दी आपको समझ में आता है नंबर सीरीज का फॉर्मेट क्या है। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले इसकी प्रैक्टिस कैसी करनी है वो बता दूंगा, क्योंकि सीरीज के ऊपर मैं ज्यादा तक की वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बाकी जो सिलेबस है उसके लिए मैं आपको ट्रिक्स बताऊंगा, लेकिन सीरीज का मैं आपको एक ब्लाइंड आइडिया दे दूंगा कि कैसे आपको इसका प्रैक्टिस करना। सीरीज जब भी आप प्रैक्टिस करते हो और जब भी आपको कोई नया फॉर्मेट मिलता है सीरीज में, नंबर सीरीज में, तो वो नया फॉर्मेट आपको एक पेज पे या फिर एक नोटबुक पे नोट डाउन कर लेना है, और जितने ऐसे फॉर्मेट्स मिलते हैं आपको सभी आपको नोट डाउन कर लेना है। और एक बार आपके सभी फॉर्मेट्स आपको एक साथ मिल गए, एक बंडल मिल गए एक जगह पे, एक पेज पे या फिर एक नोटबुक में, तो ये आपके लिए बहुत ही आसानी होगी सभी फॉर्मेट्स की पढ़ाई करने के लिए। तो इस तरीके से आप सभी फॉर्मेट्स पढ़ लो एक बार, और बाद में एग्जाम में जाएंगे तो जस्ट एक सेकेंड में आपको क्लिक हो जाएगा, 3-4 सेकेंड में क्लिक हो जाएगा कि क्या पैटर्न है नंबर सीरीज का, देखते ही देखते आपको क्लिक हो जाएगा। इसके लिए आपको एक ही करना है, जितने सीरीज के पैटर्न आपको मिलेंगे सभी नोट डाउन करना है नोटबुक में, और जितने नंबर सीरीज मिलेंगे प्रैक्टिस करना है। अगर मुझे कोई पीडीएफ मिलती है, अगर मैं कुछ क्वेश्चंस बनाता हूं, फ्रेम करता हूं, तो मैं जरूर वो भी आपको पोस्ट कर दूंगा चैनल की लिंक में, वहां से आप वो डाउनलोड कर लेना। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें आता है सिंप्लीफिकेशन। सेम थिंग जो नंबर सीरीज में मैंने कहा, सेम थिंग यहां पे भी अप्लाई होती है। सिंप्लीफिकेशन आप कंफर्म करा सकते हो प्रैक्टिस से, ये भी 5 मार्क्स को ये भी पूछा जाता है। लेकिन सिंप्लीफिकेशन को जो है आपको यहां पे टाइम बचाना होता है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि सिंप्लीफिकेशन के सभी क्वेश्चन सॉल्व तो करते हैं, लेकिन उनको यही समझ में नहीं आता कि हमारा टाइम इसमें बहुत चला गया। अगर सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आप 5 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो ये आपका मतलब विजय नहीं है, ये गलत चीज है, आप रॉन्ग तरीके से उसको प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, ये 3 मिनट में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको सिंप्लीफिकेशन के, जब मैं कहूंगा कि आप सक्सेसफुल हो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो सिंप्लीफिकेशन का एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अपलोड किया है, वो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वीडियो के, आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। वो वीडियो देखने के बाद आप कोई भी सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन, कोई भी, यानी कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, लेकिन 90% सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस जो है आप 8 से 10 सेकंड में सॉल्व कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूं, सिर्फ 8 से 10 सेकंड्स में आप वो सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो वो वीडियो देख लीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस। और नेक्स्ट आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब इसको ट्रेडिशनल मेथड से बच्चे सॉल्व करते हैं, 5 मार्क्स को आता है। बहुत से बच्चे इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करते हैं और 5 मिनट्स में 5 मार्क्स लेते हैं। फिर से गलत हो गया, क्योंकि आपको 45 मिनट्स में 60 का कट ऑफ क्लियर करना है। अब आप 5 मिनट्स में 5 करोगे तो 45 में 45 बनेंगे, तो वो नहीं करना है हमें, इसको 2 या 2.5 मिनट में सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व नहीं करना है, फैक्टर्स बना के वैसे सॉल्व नहीं करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। इसको सॉल्व करना है हमें साइंस के ऊपर से, जैसे माइनस प्लस जो साइंस होते हैं इसके, उसके ऊपर से हमें इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो उसकी एक वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, बहुत ही इजी ट्रिक है, और इसमें आपको मैं 5 मार्क्स कैसे लेना है, 5 तो नहीं ले सकोगे क्योंकि 1-2 क्वेश्चन इसमें होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं, तो 3 या 4 मार्क्स इसमें मैं 100% आपको 1-1.5-2 मिनट में आपको कवर करके दूंगा, वो जो ट्रिक है मेरे पास उससे। ठीक है, वो ट्रिक मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा चैनल पे, तो वो भी आप वीडियो एक बार देख लेना है। ठीक है, अब देखते हैं मिसलेनियस पार्ट। यहां पे बहुत से बच्चे टाइम वेस्ट करते हैं मिसलेनियस पार्ट में। अब वो कैसे, क्योंकि मिसलेनियस पार्ट में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं टाइम ऑन वर्क, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि कमर्शियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस होते हैं, कमर्शियल मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कमर्शियल मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन पूरा आप सॉल्व जब कर देंगे, तो उसके बाद में आपके पास टाइम है आपके हाथ में, तो तब जाके आप इसको अटेम्प्ट करेंगे मिसलेनियस सेक्शन को, कमर्शियल मैथ्स। क्यों ऐसा, क्यों मैं इसको आपको सॉल्व नहीं करने को कहूंगा, क्यों, क्योंकि इसका क्वेश्चन जो होता है लेंथी होता है, 2 या 3-4 लाइन का क्वेश्चन होता है इसका, तो आप पढ़ने में ही उसको 30 सेकंड गवा देंगे।
ठीक है, मान लिया कि आपका टाइम एंड वर्क बहुत ही मतलब आप हैंड है उसमें, आप बहुत स्ट्रांग पॉइंट है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन यू सॉल्व कर सकते हैं आप, लेकिन पढ़ने में तो 10 या 20 सेकंड चले जाएंगे, तो और 20-30 सेकंड में अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो 1 मिनट वैसे भी चला जाएगा आपका। तो इसके वजह से मैं आपको कहूंगा कि मिसलेनियस सेक्शन आखिरी में अटेम्प्ट करेंगे, जब ही आपका लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन पूरा खत्म हो चुका है और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का पूरा सेक्शन आपने अटेम्प्ट कर लिया है, और फिर भी आपके पास 4 या 5 मिनट है, तो आप मिसलेनियस के लिए जाओगे। ठीक है, और इसमें गलत सॉल्व करने के बहुत जो है मतलब चांसेस होते हैं। बहुत से बच्चे मिसलेनियस सेक्शन के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं और कुछ कुछ कॉन्फिडेंट भी बहुत होते हैं, लेकिन वो गलत सॉल्व करके आते हैं और फिर नेगेटिव मार्किंग होती है। फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि मैंने तो 55 का अटेम्प्ट किया था, 52 तो आने ही चाहिए थे, लेकिन नहीं आए, तो इसकी वजह से होता है ये मिसलेनियस सेक्शन। तो इसमें जो भी आपके मतलब कुछ प्रैक्टिस में आपको पता चल जाएगी आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से है, वीक पॉइंट कौन से है, और वही क्वेश्चंस जो है आपको सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन। अब ये जो है डेटा इंटरप्रिटेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले करता है आपकी कट ऑफ क्लियर कराने में। क्यों? क्योंकि ये पूछा जाता है 15 मार्क्स को, मैक्सिमम वेटेज दिया रहता है इसको, 15 मार्क्स को पूछा गया रहता है। और उसमें 3 टाइप आते हैं, टैबुलर, पाई चार्ट और बार ग्राफ। ये पिछले ईयर यही पूछे गए थे और एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इस साल भी यही पूछे जाएंगे। तो मैं आपको ये बता दूं, सबसे पहले डेटा इंटरप्रिटेशन के जो टेबल्स होते हैं उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी हमें कि एक जो डेटा इंटरप्रिटेशन का चार्ट है उसमें 5 क्वेश्चंस पूछे रहते हैं, ऐसे 3 आपको चार्ट्स पूछे रहते हैं। अब 5 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं कि जो आप 2 मिनट में अटेम्प्ट कर दोगे, 3, ठीक है, लेकिन बचे हुए वो जो 2 क्वेश्चन होते हैं वो बहुत लेंथी होते हैं। ठीक है, तो आप 5 क्वेश्चन को 6 या 7 मिनट लगा दोगे तो वैसे भी आपका कट ऑफ क्लियर नहीं होने वाला। तो करना क्या है इसमें, तो कैसे अटेम्प्ट करेंगे, तो मैं आपको कहूंगा यहां पे जो है 15 मार्क्स आपको स्कोर नहीं करने हैं, 15 मार्क्स आपको स्कोर करने ही नहीं है, यहाँ पे 10 मार्क्स या फिर 12 मार्क्स आपको स्कोर करने हैं। कितना? 10 या फिर 12 मार्क्स। क्यों? क्योंकि आपको जो 5 क्वेश्चन है उनमें से वो जो डिफिकल्टी लेवल वाले 2 क्वेश्चन कौन से है वो आपको आइडेंटिफाई करने। एक बार आपने अगर वो 2 क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर लिए तो समझ लीजिएगा आपका 100% चांसेस है इस बार के आरआरबी पीओ। तो चलिए उसके लिए भी मैं कुछ वीडियोस अपलोड कर दूंगा और आपको सिखा दूंगा कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि वो जो 2 डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन कौन से हैं। तो ये था मेरा स्ट्रैटेजी, ये था मैंने आपको बताया कि सिलेबस और पैटर्न कैसा था। ठीक है, चलिए फिर भी मैं आपको आखिरी में जाते जाते एक चीज और बताना चाहूंगा कि आपको इसकी जो स्ट्रैटेजी है, तो मैं जो स्ट्रैटेजी बताऊंगा वो आपको नहीं करनी, आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा है और आपका वीक पॉइंट कौन सा है उससे करानी है। जैसे कि अगर मैं खुद के बारे में कहूंगा, मेरे अपने बारे में, तो मेरा लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन अच्छा है तो मैं इसको 22 मिनट्स दूंगा, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा सा वीक है तो इसको मैं 23 मिनट्स दूंगा। ऐसे मैं पूरे 45 मिनट्स कवर करूंगा। ठीक है, तो आपको भी ऐसे ही, अगर आप में से किसी का आप कुछ कहेंगे कि मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन अच्छा है तो आप उसे कम टाइम दे सकते हैं और लॉजिकल रीजनिंग को ज्यादा दे सकते हैं। ठीक है, तो जिसका जो सेक्शन स्ट्रांग है तो उसको कम समय में ज्यादा अटेम्प्ट कीजिए, और जो सेक्शन वीक है उसको ज्यादा टाइम देके अटेम्प्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर सेक्शनल कट ऑफ आपका जाता है तो फिर तो कोई चांस ही नहीं बनता है आपका अटेम्प्ट करना। ठीक है, तो पहले 30 मिनट्स में आपको 30 से ऊपर मार्क्स लेना ही लेना है, पहले 30 मिनट्स में। ठीक है, और मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो है ये जो लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन है 22 मिनट्स, यहाँ पे 22 मिनट्स में ही आप 30 से ऊपर स्कोर कर सकते हो। बस आपको फॉलो करना है, जो मैं इसकी जो प्लेलिस्ट बनाने वाला हूँ आरआरबी पीओ की, वही आपको फॉलो करनी है, और वो फॉलो करोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आरआरबी पीओ की प्रीलिम्स तो आप 100% क्रैक कर दोगे। ठीक है, जो जो असाइनमेंट्स मैं आपको दूंगा, जो जो उसमें पीडीएफ दूंगा, उसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा, वो आपको सॉल्व करने हैं, और वो अगर आप सॉल्व करते हैं तो 100% आपकी उतनी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप 100% एग्जाम क्रैक भी कर सकोगे। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल, और यहाँ पे नोटिफिकेशन का बटन एक आपको मिलेगा चैनल में, वो नोटिफिकेशन का बटन क्लिक करके रखिए ताकि आप कोई भी वीडियो का जो अपडेट है, लेटेस्ट वीडियो के अपडेट जो है वो मिस ना करें, और इस प्लेलिस्ट का तो ना ही करें, क्योंकि आपको ये एक जॉब दिलाने वाली है आरआरबी पीओ की। ठीक है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ये वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।